तो यहाँ हम वेव्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 60 ट्यूनिंग फोक्स आर अरेंज्ड विद देयर फ्रीक्वेंसीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कर 59 60 ट्यूनिंग फोक्स एक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में रखे हुए, उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क हैज़ ए फ्रीक्वेंसी डबल दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो अगर फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी N1 है तो लास्ट वाले के लिए बोल रहा है इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो N2N1 है। ठीक है, ये कह दिया कि हमारा 60th नंबर जो है फ्रीक्वेंसी 60 नंबर जो 60 नंबर ट्यूनिंग फोर्क है उनका फ्रीक्वेंसी 2N1 है, N1 के डबल है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ईच पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूसेस 6 बीट पर सेकेंड। ये एक ईच नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो उन दोनों के बीच में बीट जो है 6 बीट्स पर सेकेंड है। मतलब 1 और 2 को अगर मैं एक साथ बजाऊंगा तो 6 बीट्स मुझे सुनाई देंगे, 2 और 3 को बजाऊंगा तो 6 बीट्स मिलेंगे, और ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ ना कि N1 + 6 होगा, ये N2 जो है वो N1 + 6 होगा, इसके जो फ्रीक्वेंसी है +6, तो ये फिर N3 क्या होगा, N3 होगा N1 + 6 + 6 12, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी फ्रीक्वेंसी जो है 6 होने चाहिए डिफरेंस, क्योंकि बीट 6 है। फिर इन दोनों का N4 क्या होगा, N1 + और 6 ऐड कर देता हूँ 18, ऐसे चल कर आएंगे। तो फिर उस अंदाज से मैं देखूँ तो N60 क्या होना चाहिए, क्या कैसे निकलेगा, ये N1 + कितना होना चाहिए। यहाँ देखिए, जब मैं सेकंड वाले पे आया तो 6 ऐड किया हूँ, जब थर्ड वाले पे आया हूँ तो 6 × 6 मतलब 6 × 2 किया हूँ। बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि N1 + nth -1 × 6, मतलब 3 नंबर का निकालना है मुझे, तो N1 + 3 - 1 × 6, डेट मीन्स N1 + 2 × 6, डेट मीन्स N1 + 12। अगर मुझे 4 नंबर का निकालना है तो यहाँ पर मैं 4 मतलब क्या करूँगा, N1 + 3 × 6 करूँगा, 3 × 6। अगर मुझे 5 नंबर का निकालना है तो N1 + 4 × 6 करूँगा, यही कर रहा हूँ ना। यहाँ पर देखिए 3 × 6 18, 5 नंबर का निकालना है तो 4 × 6 24। वैसे ही मुझे अगर 60th नंबर का निकालना है तो N60 क्या होगा, = N1 + 60 - 1, दैट मीन्स 59 × 6, मतलब N1 + 59 × 6 क्या होगा, N1 + 59 × 6, 4 कैरी 5, ये होता है 35, 3 4 5, ये है इनका फ्रीक्वेंसी। तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, N1 + 354, ये है ये 60th नंबर का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं इस अंदाज से आऊँ कि इनका बीट जो है हर एक का जो बीट है वो 6 है, मतलब इनसे 2 का जो है फ्रीक्वेंसी 1 से 6 ज़्यादा है, 3 का फ्रीक्वेंसी 2 से 6 ज़्यादा है, तो इनका 2 से 6 ज़्यादा है, मतलब यहाँ से 12 ज़्यादा है, इनका यहाँ से 18 ज़्यादा है। ऐसे करके आऊँ तो ये 60th नंबर जो ट्यूनिंग फोर्क है उनका फ्रीक्वेंसी पहले वाले से 354 ज़्यादा है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि लास्ट वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले का डबल है, मतलब कि N60 जो है वो 2N1 भी है, और N60 जो है N1 + 34 भी है। देयरफॉर N1 + 354 = 2N1, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं अगर ये वाले N1 को इस साइड ले जाऊँ तो 354 = 2N1 - N1, 2N1 - N1 मतलब ही N1, therefore N1 = 354। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है 354 हर्ट्ज। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि दी वेव इक्वेशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोजिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज दिस एंड दिस। तो 2 प्रोग्रेसिव वेव है जो स्ट्रिंग पर एक साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं, उनका इक्वेशन पहले लिख लेते हैं कि x - ct है, और दूसरे जो वेव है उनका इक्वेशन है a sin k x + ct। तो इनको देखकर ही समझ आ रहा है, एक माइनस एक प्लस है, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे 2 वेव सुपर इम्पोज करेंगे
तो ऐसे दो वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे तो मुझे क्या मिलता है कि स्टेशनरी वेव मिलता है। ऐसा ये हमारा स्टेशनरी वेव है, जिनका ये वाले जो जहाँ पर ये पॉइंट है ना, जहाँ पर ये जीरो होता है मैग्नीट्यूड, वो है नोड, ये भी है नोड, और ये बीच वाले ये जो पॉइंट है ये भी है नोड, और ये जो जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उनसे एंटी नोड कहते हैं, और यहाँ इसे एंटी नोड कहते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेट नोड्स, मतलब ये नोड और ये नोड, ये दो नोड के बीच में क्या डिस्टेंस है वो मुझसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दो नोड के जो डिस्टेंस होते हैं ना, क्योंकि नोड से ये नोड, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ, तो इनका हाफ नोड से बीच वाले नोड का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा/2। तो बेसिकली मुझसे सिर्फ लैम्डा/2 पूछा जा रहा है कि लैम्डा/2 क्या होगा, इतना ही। मुझे इनसे पता है कि ये के क्या होता है, के होता है 2π/λ। अगर ये के 2π/λ है तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 2π/k है। ठीक है, और मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, मतलब मुझे लैम्डा/2 पूछा है। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज इक्वल्स टू लैम्डा/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा है 2π/k और ये 2 है तो इंटू ये 1/2, यहाँ काट दूंगा तो ये आ रहा है π/k। तो हमारा जो आंसर है ये π/k है। तो यहाँ फिर देख लेते हैं, टू ट्यूनिंग फॉक्स गिव 6 beat per second when sounded simultaneously. The frequency of one of the forks is 480 Hz. When the other fork is loaded with a piece of wax, the beat increases. What is the frequency of the second fork? तो बोल रहे हैं कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉक है, एक ट्यूनिंग फॉक यहाँ, एक ट्यूनिंग फॉक यहाँ। इनका मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी n1 है, इनका n2 है। बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6 बीट्स पर सेकेंड, मतलब 6 हर्ट्ज का डिफरेंस है दोनों के बीच के फ्रीक्वेंसी का। अब कह रहे हैं कि किसी एक का जो है फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज है, मुझे नहीं पता किसका है, चाहे ये इनका भी हो सकता है 480 हर्ट्ज और इनका मुझे नहीं पता, या इनका भी हो सकता है 480 हर्ट्ज और इनका मुझे नहीं पता। लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हेन दिस अदर फोक इज लोडेड विथ अ पीस ऑफ वैक्स द बीट इंक्रीजेस। इनमें से जब एक फोक का पीस फोक पे मैंने लोडिंग दे दिया है पीस ऑफ वैक्स का, मैंने वैक्स लगा दिया, मतलब फोक पे मैंने वैक्स का कोटिंग कर दिया। जब भी मैं फोक पे वैक्स की कोटिंग करूँगा तो फोक्स का मास इंक्रीज हो जाएगा, और फोक के मास इंक्रीज होने के कारण फोक की फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होगी। तो मैं अगर पकड़ूँ कि मैंने इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की है तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी था अब उससे कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो क्या ये जो डिफरेंस है इनका, ये बढ़ेगा कि कमेगा। मान लीजिए अगर ये 480 है, ठीक है, और इनका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इनका फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बढ़ेगा कि कमेगा। इनके बीच का डिफरेंस जो है बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो बीट भी बढ़ेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि बीट इंक्रीजेस, तो वो लोडिंग करने के बाद बीट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि यही मेरा लो फ्रीक्वेंसी था, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमने जो एजम्पशन लिया है ठीक है कि ये वाला जो है 480 है और ये मुझे नहीं पता। तो ऐसा लिख सकता हूँ 480 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 6 हर्ज। तो फिर n2 क्या होगा, 480 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n2, और n2 इक्वल्स टू 474। तो 474 हर्ज है हमारा n2। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीके से बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉक है, एक 1 एक 2। एक ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 100, और दूसरे के नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 105। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है 5 बीट। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि मैंने वैक्स लगाया किस पे, मान लीजिए 2 पे लगाता हूँ मैं। अगर 2 पे वैक्स लगाऊंगा तो 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, घटेगा। तो ये 105 से क्या होगा, घटकर, पकड़ लीजिए ये 105 से घटकर 103 हो गया।
तो अब क्या हुआ, हमारा बीट जो है वो डिक्रीज हो गया, है ना। इसके मतलब कि मैं अगर लो फ्रीक्वेंसी वाले पे वैक्स लगा रहा हूँ तो हमारा बीट जो है डिक्रीज हो गया, इतना हो गया। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं 1 की जगह मैं 2 पर सॉरी 2 की जगह मैं 1 पे वैक्स लगा दूँ, ठीक है, 1 पे लगाया हूँ, 2 पे नहीं लगाया हूँ। तो 1 पे अगर मैं वैक्स लगाया तो 1 का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये अब क्या है, 100 से मान लीजिए डिक्रीज़ होकर फिर से डिक्रीज 2 पॉइंट डिक्रीज होकर 98 हो गया, और 2 जो है एज इट इज़ है। तो वो ये 98 और ये 105, अब इनके बीच के जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगे, ये हो जाएंगे 7। तो आप क्या देख सकते हैं कि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी वाले पे वैक्स लगाता हूँ तो हमारा बीट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ लो फ्रीक्वेंसी वाले पे अगर मैंने वैक्स लगाया तो हमारा जो बीट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही मैं अगर इस केस को देखूँ तो इस केस में मैंने हाई फ्रीक्वेंसी जो 105 वाले थे, ये 2, उस पर मैंने वैक्स लगाया था, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इस पे वैक्स लगाया था, तब ये जाकर वैक्स लगाकर 103 हो गया। तो अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले पे, हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क 2, जिनका पहले फ्रीक्वेंसी 105 था। तो अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले पे वैक्स लगाता हूँ तो हमारा जो बीट है, देखिए वो 100 पे 105 पे वैक्स लगाया, ये 103 हो गया, और इसके कारण हमारा बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया। तो इस कंसेप्ट से भी ऐसे देख सकते हैं कि जब मैंने किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लगाया तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो गया। तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मतलब मैंने लो फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लगाया था। तो इनमें से N1 और N2 में से मान लीजिए N2 पे मैंने वैक्स लगाया है, इनका लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए मैं 480 ये जो 6 लूँगा, ये N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 6 लूँगा, क्योंकि N2 जो है लो फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं वैक्स लगाता किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क में और हमारा बीट डिक्रीज हो जाता तो मैं लेता कि N1 पे मैंने वैक्स लगाया है, ठीक है। तो ये बात से हम समझ सकते हैं आगे की कंसेप्ट। अब कह रहे हैं टू सितार स्ट्रिंग A and B playing some note are slightly out of tune and produce beat of frequency 5 हर्ट्ज। तो दो है, एक A है एक B है, दोनों स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, तो उनका फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली अलग है, इसलिए वो जो बीट बना रहे हैं 5 हर्ट्ज का बीट बना रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, ठीक है। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज बाई 3 हर्ट्ज। पहले डिक्रीज टू 3 हर्ट्ज, पहले इनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था वो 5 हर्ट्ज का था। अब क्या कह रहे हैं कि टेंशन ऑफ द बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, मैंने पहले ही जानते हैं कि टेंशन अगर इंक्रीज करूँगा तो फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज इंक्रीज होगा। तो मैंने बी का टेंशन स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए इनका फ्रीक्वेंसी था ए बी एन बी, इनका फ्रीक्वेंसी था एन ए। अब मैंने बी के फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, बी के फ्रीक्वेंसी को मैंने स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। तब क्या हो रहा है बीट फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज होकर 3 हर्ट्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि मैंने बड़े वाले को डिक्रीज़ किया है कि छोटे वाले को, सॉरी बड़े वाले को इंक्रीज़ किया है कि छोटे वाले को इंक्रीज़ किया है। इनका फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली इंक्रीज हो जा रहा है और बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये फ्रीक्वेंसी गैप वो डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब ये यहीं था, इनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, इसलिए अब इन दोनों के डिफरेंस ख़त्म। मतलब बड़ा कौन सा था, एन ए ही बड़ा था। अब ये एन बी प्लस समथिंग है, ठीक है, प्लस समथिंग है, एन बी प्लस समथिंग डेल्टा कुछ, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होने से इनका डिफरेंस जो है कम हो गया। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मुझे निकालना है जब ए ऑलरेडी गिवन है, तो मैं जानता हूँ एन ए बड़ा है और एन बी छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंशन बढ़ाने से जब इनके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुए तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया ठीक है। तो एन ए बड़ा है, एन बी छोटा है, तो एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज पहले का दिया है, और हमें क्या दिया है, एन ए दिया है, मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया है 427 माइनस एन बी इज इक्वल्स टू 5। तो मैं लिख सकता हूँ 427 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन बी,
और 427 माइनस 5 होता है 422 हर्ज। तो ये हमारा आंसर है 422 हर्ज। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है या दो स्ट्रिंग है, एक का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 100 है, दूसरा का 105 है, तो इनके बीच का बीट कितना हुआ 5 हर्ज। ठीक है, अब मैंने ज़्यादा जिनका फ्रीक्वेंसी हाई है उनका टेंशन मैंने बढ़ा दिया, मतलब 2 का मैंने टेंशन बढ़ा दिया, 2 का मैंने टेंशन बढ़ा दिया। टेंशन बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मतलब ये 105 की जगह 100 समझिए 7 हो गया, और ये 100 ही रह गया। तो इनके बीच का बीट फ्रीक्वेंसी क्या है 7 हो गया, मतलब पहले 5 था अब 7, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क का या हाई फ्रीक्वेंसी वाली स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ देखते हैं, मान लीजिए लो फ्रीक्वेंसी वाले जो थे ना 100, उनका मैंने टेंशन बढ़ाया तो इनका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ के क्या हो गया, मैं पकड़ लेता हूँ, ये बढ़ के 102 हो गया, और ये जो 2 है वायर स्ट्रिंग 2 उनका फ्रीक्वेंसी सेम है 105। तो अभी सॉरी, तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 3 हर्ट्ज। मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्रिंग का अगर मैं टेंशन बढ़ाऊंगा तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी कमेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले का टेंशन बढ़ाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ मैंने एक ऐसे वायर का टेंशन बढ़ाया है जिनके कारण हमारा बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गया। तो बीट फ्रीक्वेंसी जब कम हो गया मतलब मैंने लो फ्रीक्वेंसी वाले का टेंशन बढ़ाया था। तो यहाँ पर भी मैंने लो फ्रीक्वेंसी वाले का टेंशन बढ़ाया, मतलब मैंने बी का टेंशन बढ़ाया है। तो ए माइनस एन बी इक्वल्स टू 5, वैसे करके मैंने इसे निकाल दिया। तो आप ऐसे भी इसे सोच सकते हैं। A string B has twice the length, twice the diameter, twice the tension and twice the density of another string A. Which overtone of B will have same frequency as that of fundamental of A? तो मैं दो स्ट्रिंग लेता हूँ, एक स्ट्रिंग A है एक स्ट्रिंग B है। स्ट्रिंग ए का लेंथ है मान लीजिए L, तो स्ट्रिंग B का लेंथ क्या होगा ट्वाइस मतलब 2L। स्ट्रिंग A का डायमीटर है DA है मान लेता हूँ D, तो इनका डायमीटर क्या होगा स्ट्रिंग B का, ये होगा 2D। तो डायमीटर अगर 2D है तो रेडियस भी ऑब्वियसली RA अगर है R या मतलब D/2, तो इनका क्या होगा RB होगा 2D/2, दैट मीन्स D। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं ट्वाइस द टेंशन, तो इनका अगर टेंशन मैं ले लेता हूँ TA इज इक्वल्स टू T, तो इनका टेंशन TB इज इक्वल्स टू 2T। ठीक है, एंड डेंसिटी भी ट्वाइस है, तो इनका डेंसिटी अगर स्ट्रिंग का है रो इज इक्वल्स टू A, तो इनका डेंसिटी रो B इक्वल्स टू 2 रो इज इक्वल्स टू रो, तो रो बी इक्वल्स टू 2 रो। यहाँ तक मैं ले लिया हूँ। अब क्या कह रहे हैं विच ओवरटोन ऑफ बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल ऑफ ए। तो ए का फंडामेंटल क्या है, अगर ये स्ट्रिंग है तो फंडामेंटल होता है N1 फंडामेंटल ऑफ ए इज इक्वल्स टू VA/2LA। ठीक है, ये हो गया। एंड VA क्या होता है, VA होता है, ये एक फॉर्मूला है ठीक है, और VA क्या होता है, VA होगा V मीन्स वेलोसिटी A इज इक्वल्स टू √T/π/r² रो। यहाँ भी ये TA, ये रो RA रो A, ये सारे ऐसे। ठीक है ना, तो मैं वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ N1A क्या होगा, N1A इज इक्वल्स टू 1/2L √T/π/d² रो। ये हमारा हो गया N1A। अब N1B क्या होगा, N1B होगा फिर से VB/2LB, और फिर VB तो होगा VB इज इक्वल्स टू
रूट ओवर टी ए बाई पाई रो वी टी बी रो आर बी स्क्वायर रो बी। यहाँ मैं अगर सबका वैल्यू पुट करूँगा तो एन 1b होगा इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये एल भी क्या है 2l रूट ओवर टी भी क्या है 2t डिवाइडेड बाई पाई आर भी क्या है डी मतलब डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर रो भी क्या है 2b 2 रो। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये 2 और ये 2 काट देता हूँ तो ये हो गया 1/4l रूट ओवर टी पाई डी स्क्वायर रो। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4 को अगर मैं बाहर ले आऊँ तो पहले तो ये 4 ऊपर जाएगा मतलब 1/2l रूट ओवर 4t पाई डी स्क्वायर रो। और ये फिर ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा दैट मीन्स 2/2l और ये 2 कट जाएंगे रूट ओवर t/पाई डी स्क्वायर रो। ये हो गया। ठीक है ना। अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ कि n1 और n2 में क्या रिलेशन है। तो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि ये पूरा टर्म जो है ना यहाँ से इतना, यही हमारा n1a है। तो मैं लिख सकता हूँ n1b इज इक्वल्स टू 1/4 n1a। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि विच ओवरटोन ऑफ b विल बी द सेम विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल ऑफ a। तो a का फंडामेंटल ये है और b का क्या है n1a इज इक्वल्स टू 4n1b। मतलब विच ओवरटोन ऑफ b इज फंडामेंटल ऑफ a, ये तो फंडामेंटल ऑफ a है तो फंडामेंटल ऑफ a जो है वो फोर्थ हार्मोनिक ऑफ b है। b का फंडामेंटल क्या है n1b का इंटू 4 दैट मीन्स ये फोर्थ हार्मोनिक ऑफ b। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ a इज इक्वल्स टू फोर्थ हार्मोनिक ऑफ b। ठीक है ना। ये तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक के साथ इंटू 4 तो ये फोर्थ हार्मोनिक ऑफ b इज इक्वल्स टू फंडामेंटल ऑफ a। और फोर्थ हार्मोनिक ऑफ b को मैं क्या बोल सकता हूँ, थर्ड ओवरटोन ऑफ b। तो हमारा आंसर है फंडामेंटल ऑफ a इज इक्वल्स टू थर्ड ओवरटोन ऑफ b। विच ओवरटोन ऑफ b हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ऑफ a, so third overtone of b has same frequency as fundamental of a, so this is my answer। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर। The velocity of the air in the velocity of the sound in air is 330 meter per second. What is the fundamental frequency of vibration of the air column if both end of the tubes were open? पहला यही है कि both end of the tubes are open। तो अगर both ends of the tube are open और ट्यूब का लेंथ कितना है L इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूं तो इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। ये हमारा ट्यूब का लेंथ है, बोथ एंड ओपन है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल्स टू v/2l होता है। तो यहाँ पर हमें v दिया है ना, कितना है 330 मीटर, 330 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल कितना है 0.3। तो 0.3 मैंने पुट किया, ये हो गए 330 डिवाइडेड बाई 0.6। ये 0.6 को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ तो 330/6 एक डेसिमल है तो उसके बदले मैं लिख सकता हूँ 1, ऐसा 10 लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँ अगर मैं 3 से तो 110 और ये 2 और फिर इसे काटो तो ये 5। सो इट इज़ एक्चुअली 550 हर्ट्ज। ये है इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये है इनका आंसर, ये फर्स्ट वाले का।
तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करके मैंने निकाल लिया। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये ओपन जब है तो इनका सबसे बेसिक क्या बनेगा, इस टाइप के एक वेव फॉर्म बनेंगे, इस टाइप के एक वेव फॉर्म बनेंगे, है ना, ऐसा हमने देखा था पहले। फिर से थोड़ा अच्छा, इस टाइप से एक वेव फॉर्म बनेंगे ऐसे, और एक ऐसे एक स्टेशनरी वेव बनेंगे। ये इनका सबसे बेसिक है। हमें ये भी पता है कि इस टाइप के जब वेव बनते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होता है, ये क्या बनता है, ये लैम्डा होता है। ऐसा स्टेशनरी वेव है ना, सॉरी लैम्डा बाई 2। तो ये स्टेशनरी वेव यहाँ से यहाँ तक क्या है, लैम्डा। अगर मैं इसके यहाँ से स्टार्ट करूँ, हाफ यहाँ से और यहाँ से इतना, तो ये यहाँ और ये यहाँ इतना, ये क्या है, ये है लैम्डा बाई 2। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये एल हमारा जो है लैम्डा बाई 2 है। तो हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा है 2L। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा होता है। तो हमारा वी तो वी है और लैम्डा क्या है 2L। तो हमारा एन इज इक्वल्स टू वी बाई 2L। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा, एन इक्वल्स टू वी बाई 2L, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, हमें मिलेगा 550 हर्ज। तो चाहे फॉर्मूला से निकाल लो चाहे ऐसे करके निकाल लो। तो ये हमारा फंडामेंटल था। अगर कुछ दूसरे हार्मोनिक्स बोलते तो मुझे फिर उस टाइप के वेव बनाकर यहाँ एल इक्वल्स टू यहाँ से कैलकुलेट करके ऐसे निकालना होता। दूसरा कह दे कि जब वन एंड क्लोज है तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल। फंडामेंटल है इसलिए मैं सबसे बेसिक जो बनता है वो बना रहा हूँ। अब जब ट्यूब क्लोज्ड है तो इनका सबसे फंडामेंटल क्या होता है, ऐसे। ये अगर फॉर्मूला से सीधा जाऊं तो इनका फंडामेंटल होगा v बाई 4L। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, v कितना है 330 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.3। इसे मैं लिख सकता हूँ 330 इंटू 1.2। फिर लिख सकता हूँ 330 डिवाइड बाई 112। अब इसे मैं 3 से काटूँ तो 1100 और ये 4, और फिर इससे काटूँ तो 4 2 जा 8, 3 कैरी 3, 4 7 जा 28, कैरी 2 एंड 5 जा, सो इट इज़ एक्चुअली 275 हर्ज। ये फॉर्मूला से सीधा आ गया फंडामेंटल का। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये जो वेव फॉर्म मैं बनाया हूँ इतना, ये कितना है, अगर मैं स्टेशनरी वेव देखूं तो मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, यहाँ से यहाँ तक इतना सा, है ना। ये पूरा अगर लैम्डा बाई 4 है, पूरा अगर लैम्डा है तो इनका 1/4 जो है, 1/4 हिस्सा इतना सा, ये क्या होगा लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, फिर इतना सा भी लैम्डा बाई 4 और फिर इतना भी लैम्डा बाई 4। तो इसे मैं 4 टुकड़े में से करूँ, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा 4, लैम्डा 4, मैं इतना सा लिया हूँ। तो यहाँ पर जो एल है, एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है। देयरफॉर लैम्डा क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 4L। हमें पता है एन इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा होता है, और वी तो वी है और लैम्डा क्या है 4L। तो ये यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया फंडामेंटल के लिए। अगर दूसरे होते तो मुझे कुछ वेव फॉर्म अलग से बनाना था। वो कैसा बनता, अगर सेकेंड हार्मोनिक होता इनका, सेकेंड नहीं मतलब इनके नेक्स्ट लेवल का क्या पॉसिबल था, इनके लिए नेक्स्ट लेवल का पॉसिबल था, यहाँ तो नोड ही बनेगा लेकिन मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये इनका फ्रीक्वेंसी जो होगा ये होगा एक्चुअली 3N1, इनका 3 टाइम्स, दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली 3V/4L। चाहे मैं डायरेक्टली लिख दूँ या यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर इनका वेवलेंथ अगर मैं देखूँगा ना, ये लेंथ तो L है लेकिन वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, मतलब L इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से मैं लैम्डा इक्वल्स टू 4L/3 लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू 4L/3। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू V/4L/3, मतलब ऊपर। सो ये 3V/4L, यहाँ भी 3V/4L, ये कितना है 3N1 है। इनका जो फंडामेंटल था इनका 3 टाइम्स है ये वाला। तो इस तरीके से मैं डायग्राम से भी कर सकता हूँ, और नहीं तो मुझे एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। बेसिक जो है फंडामेंटल फॉर क्लोज पाइप का है V/4L, और फॉर ओपन पाइप का है V/2L। तो यहाँ फिर देख लेते हैं
two strings of length 70 and 60 centimeter are sounded with a tuning fork and produce 5 beat per second। तो दोनों के साथ ही ट्यूनिंग फॉर्क का 5 बीट आ रहा है। जब एक स्ट्रिंग है जिनका लेंथ है 70 सेंटीमीटर, एल इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, ये जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक ट्यूनिंग फोक के संग इनका जो बीट आ रहा है वो 5 हर्ज आ रहा है। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 हर्ज है। और एक दूसरा लेंथ है जिससे स्ट्रिंग है जिनका लेंथ 60 सेंटीमीटर है, इनके संग भी जब ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन हो रहा है तो भी फिर बीट 5 सेकेंड आ रहा है। मतलब कि एक का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक से 5 हर्ज ज़्यादा होगा, एक का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक से 5 हर्ज कम होगा। ये तो हमें समझ आ ही गया है। ठीक है, तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक। अब ये ट्यूनिंग फोक का क्या फ्रीक्वेंसी है ये हमसे पूछ रहे हैं। मान लेते हैं ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी N3 है, इनका N3 है, इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो N1 है और इनका फ्रीक्वेंसी N2 है। तो हमें पता है कि जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनका इस टाइप का वाइब्रेशन होता है। स्ट्रिंग एक ऊपर से नीचे ऐसे 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 वाइब्रेट होता है। और इस टाइप के वाइब्रेट अगर होते हैं तो इनका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्या होगा, ऐसा एक लूप बना है। मतलब क्या, मैं अगर ऐसे कंसीडर करूं तो ये पूरा होता है लैम्डा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ कितना होगा, एक लूप λ/2। तो यहाँ पर ये जो L है L इक्वल्स टू λ/2 है। ठीक है, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 2L है। ठीक है, तो इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, N1 इज इक्वल्स टू V/λ1 एंड दैट इज इक्वल्स टू V/2L। तो इनका V/2L, इनके लिए क्या होगा, सेम चीज़ है सब कुछ, सिर्फ L अलग है। तो N2 इज इक्वल्स टू V/λ2 जो है V/2L। अब ये L1 है ये L2 है, ठीक है ना, क्योंकि ये L1 है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये L1 लेता हूँ ये L2। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ V/2 इंटू 70 सेंटीमीटर मतलब क्या 0.57 मीटर, तो इक्वल्स टू V/1.4। और ये क्या है V/2 इंटू 0.6, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, तो दिस इज V/1.2। ठीक है, अब इन दोनों में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सेम चीज़ ना, डिनोमिनेटर इनके साथ कंपेयर कर दूँ तो इनका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो नीचे का टर्म बड़ा है, मतलब ओवरऑल पूरा टर्म जो है छोटा है। तो हमारा N1 छोटा है और N2 बड़ा है। ठीक है, अब ये N1 बड़ा है, N2 छोटा है, N1 बड़ा है, और इनके बीच में कहीं पे है हमारा N3, तभी ना इसके साथ इनका डिफरेंस आ रहा है 5 और फिर इसके साथ भी इसका डिफरेंस आ रहा है 5 हर्ट्ज का। ठीक है ना, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारा N2 बड़ा है ना और N3 बीच में है, तो N2 माइनस N3 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 हर्ज है, तो N2 माइनस N3 5, और इसके लिए N3 माइनस N1 जो है वो है 5, N3 माइनस N1 5, N3 माइनस N1 इक्वल्स टू 5। यहाँ से मुझे अल्टीमेटली N3 निकालना है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि N2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू N3, और यहाँ से लिख सकता हूँ N3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस N1। ठीक है ना, इधर ले आए हो तो N3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस N1 एंड N3 इक्वल्स टू N2 माइनस 5। सो N2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस N1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 10। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या लिख सकता हूँ, एक काम और कर सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ से N1 बाई N2 इज इक्वल्स टू, N1 कितना है V/1.4 और N2 जो है वो कितना है V/1.2, तो नीचे V ऊपर 1.2, तो ये V कट गया और ये
1.2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के 1 डिजिट, ये भी हटा सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली 12/14। 12/14 को 6/7 भी लिख सकता हूँ। तो n1/n2 इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, n1 इज इक्वल टू 6/7 n2 लिख सकता हूँ। अब मैं यही करूँगा, यहाँ पर n2 माइनस n1 जो है ना, n1 की जगह 6/7 n2 लिख दूंगा। तो n2 माइनस 6/7 n2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, एलसीएम 7 लेता हूँ, 7n2 माइनस 6n2 इज इक्वल्स टू 10। सो इट इज़ n2/7 इक्वल्स टू 10, देयरफॉर n2 इक्वल्स टू 70। n2 अगर 70 है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, n3 क्या होगा, n3 इज इक्वल्स टू n2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5 इक्वल्स टू 65 हर्ज। तो हमारा जो n2 है 65 हर्ज है। कंसेप्ट क्या था कि ये स्ट्रिंग जो है दो अलग अलग स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के लेंथ के कारण हमारा स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी भी अलग है। वो क्या है, n1 का फ्रीक्वेंसी है v/2 और n2 का फ्रीक्वेंसी है v/2 हमें एक और चीज़ पता चल रहा है यहाँ से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब यहाँ देखिए, n1 इज इक्वल टू v/2 मतलब क्या है, n1 के लिए l1 मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। वहीं से मैं समझ सकता हूँ इनका लेंथ बड़ा है तो इनका फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, n1 छोटा होना चाहिए। हमने यहाँ से भी देखा है कि ये इनका डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल छोटा है, इसलिए हमने यहाँ भी लिखा है कि n1 छोटा है, n2 बड़ा है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंसी है, छोटा फ्रीक्वेंसी है। बड़े फ्रीक्वेंसी के बाद n2 n3 इनके बीच का बीट आ रहा है 5, और छोटे फ्रीक्वेंसी के साथ इनका भी बीट आ रहा है 5। मतलब हमारा n2 सबसे बड़ा, फिर बीच में n3 और फिर n1, इनके बीच का बीट है 5, इनके बीच का बीट है 5। तो ऑब्वियसली इनके बीच का बीट क्या होगा, 10। वही तो यहाँ पर आया है कि n2 माइनस n1 जो है वो 10 होगा। ठीक है, और इनका रेशियो भी मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ, ये वाला इनका रेशियो। अब ये दोनों पे पुट करके हमने ये फाइनली n3 निकाला है। When a train is approaching the observer, the frequency of the whistle is 50 Hz. While when it is passed the observer, it is 50 Hz. Is 100 Hz, is 50 Hz. When a train is approaching the observer, frequency of the whistle is 100 Hz. While when it passes the observer, it is 50 Hz. Calculate the frequency when the observer moves with the train. तो जब ऑब्जर्वर ट्रेन के साथ ही मूव कर रहे हैं तब इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हमें क्या करना है, वो जो बेसिक हमने बताया था उसके ऊपर ही पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा लिसनर है। ठीक है, और बेसिक क्या होता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n v माइनस VL बाई v माइनस VS। अगर सब इसी डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे करके है, तब ये हमारा बेसिक है। इनमें से किसी का भी डायरेक्शन चेंज होगा तो VL और VS का साइन चेंज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, व्हेन अ ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अपने जगह पे है। ठीक है, ट्रेन जो है, सोर्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को। ठीक है, इस हाल में हमारा जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो 100 हर्ज है। एक्चुअल क्या फ्रीक्वेंसी है सोर्स का वो मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालने को कहा है, बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो सुनाई दे रहा है इस हाल में वो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज। तो मैं लिख सकता हूँ इस केस में n डैश इज इक्वल्स टू n, लिसनर तो मूव ही नहीं कर रहा तो इट इज़ ओनली v, ये VL 0 होगा, और ये सेम डायरेक्शन में इसी, तो ये जो नेगेटिव था नेगेटिव रहेगा, v माइनस VS। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये n डैश है 100, n नहीं पता। अच्छा, v इज़ दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, वो भी मैं भी v रख लेता हूँ, और ये है v माइनस VS। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, व्हेन इट पासेज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को पास करके अब हमारा सोर्स आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स था, ऑब्जर्वर यहीं खड़ा था, सोर्स ऐसे आकर यहाँ से आकर अब आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि अब सोर्स जो है ऑब्जर्वर से
दूर जा रहा है। पहले ये सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा था, सोर्स जो ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा था, लिसनर के नज़दीक आ रहा था, तो ये माइनस था। अब ये सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो नाउ एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी बाई वी प्लस वी एस। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक है। यहाँ पर क्या है कि लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है लेकिन सोर्स लिसनर के नज़दीक आ रहा है, तब ये साइन है माइनस माइनस। यहाँ पर लिसनर का कुछ नहीं, सोर्स लेकिन सेम डायरेक्शन, तो ये लिसनर जीरो सोर्स सेम माइनस। यहाँ लिसनर का कुछ नहीं लेकिन सोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। कैसे? विथ रेस्पेक्ट टू लिसनर। पहले ये लिसनर के नज़दीक जा रहे थे, लिसनर यहाँ था, अब ये लिसनर के नज़दीक जा रहे थे। लिसनर को पास करके जब सोर्स आगे बढ़ गया तो अब ये क्या हो रहा है, सोर्स लिसनर से दूर जा रहे हैं, तो फिर ये साइन नेगेटिव चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा। तो अब 50 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू एन वी बाई वी प्लस वी एस। अब ये हो गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। क्या कर सकते हैं, मैं इन्हें डिवाइड करके लिख सकता हूँ 100 बाई 50 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में एन वी बाई वी माइनस वी एस और इनका एन वी बाई वी प्लस वी एस। एन वी कट गया, ये हो जाएगा वी प्लस वी एस बाई वी माइनस वी एस। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो और लिख सकते हैं 2v माइनस 2vs इज इक्वल्स टू v प्लस वी एस। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, ये v इधर ले आएंगे तो 2v माइनस वी इज इक्वल्स टू ये वी एस, तो यहाँ का है ये वी एस और ये 2vs इधर लाऊंगा तो प्लस 2vs, सो इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 3vs। ये हमें एक एक्सप्रेशन और रिलेशन मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स विद द ट्रेन। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है तो उनको कोई एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा? आंसर है नहीं। तब हमें क्या देगा, सिर्फ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगा, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन के भीतर ही है और ट्रेन से ही आवाज़ आ रहा है, ट्रेन चल रहा है और साथ में ऑब्जर्वर भी चल रहा है, तो ऑब्जर्वर और ट्रेन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, वो दोनों एक ही साथ खड़े हैं, तो इनका बीच इनको कुछ एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुनाई देगा, रियल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो वही वो पूछ रहे हैं, हमें रियल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं लेकिन एक अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं, तो हमें एन पूछ रहे हैं, रियल एक्चुअल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। मुझे वी और वी एस के बीच में रिलेशन पता है, तो मैं यहाँ वो पुट करूँगा, किसी एक में पुट कर देता हूँ, ये वाले पुट करता हूँ। तो 50 इज इक्वल्स टू एन वी बाई वी प्लस वी एस। वी एस क्या है, सॉरी वी क्या है, 3vs है, तो vs क्या होगा, vs होगा v बाई 3, तो मैं यहाँ पे vs की जगह v बाई 3 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 50 इज इक्वल्स टू n, यहाँ पर v और नीचे होगा 4v बाई 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे v प्लस वी बाई 3 तो ये होता है 4v बाई 3। ठीक है, या इसे और अच्छे से लिख सकता हूँ 50 इज इक्वल्स टू n v बाई 4 v बाई ये 3 जो है ऊपर ले जाता हूँ, ये v काट देता हूँ, तो 3 बाई 4 n। तो यहाँ से लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू 50, ये 4 जो है ऊपर और 3 नीचे, 4 बाई 3। तो ये बेसिकली क्या है, 200 बाई 3। 200 बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 66.66 हर्ट्ज। तो हमारा जो n है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 66.66 हर्ट्ज है। ये इसका सॉल्यूशन। यहाँ फिर देखते हैं, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 510 per second is moved away from an observer and towards a flat wall with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और एक फ्लैट वॉल के नज़दीक जा रहा है। मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक वॉल है फ्लैट वॉल, उसके नज़दीक जा रहा है। किस स्पीड से, विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ये जा रहा है। इनका फ्रीक्वेंसी कितना है, 510 हर्ट्ज। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा लिसनर है। What is the apparent frequency of the unreflected wave coming directly from the observer?
इस कमिंग डायरेक्टली टू दी ऑब्जर्वर, इस सोर्स से इस लिसनर के पास कितनी फ्रीक्वेंसी का वेव आ रहा है, ये हमें पता करने के लिए क्या है नंबर 1 ए में सॉरी, हमें ये पता है बेसिक क्या जानते हैं कि सोर्स ऐसे और लिसनर ऐसे दोनों ही ऐसे डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस वी एल बाई वी प्लस वी एस, सॉरी वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस, ये हमारा बेसिक है। अब किसी भी डायरेक्शन चेंज होगा तो इनका साइन भी चेंज होगा। तो इसमें क्या था बेसिक वाले में था कि सोर्स जो है लिसनर के नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर सोर्स लिसनर से अलग जा रहा है दूर, तो ये चेंज हो जाएगा, और लिसनर तो स्टेशनरी है तो वी एल 0 है, तो इनका होगा एन डैश इज इक्वल टू एन वी बाई वी प्लस वी एस, ये होगा। ठीक है क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया है 330, तो एन यहाँ लिख देते हैं ऊपर, एन कितना था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनका 550 था, तो ये 550 होगा, 510 इंटू वी कितना है, वी है 330, फिर नीचे 330 प्लस वी एस कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 भी इसे ऐड कर दे रहा हूँ, तो 150 इंटू 330 बाई 333, क्या करूँगा इसे काटूंगा 111, इसे 110, ठीक है। इसे अब सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर दूंगा तो क्या आएगा देखना होगा, देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। इसे करूँ तो 51 इंटू 11, तो क्या आ रहा है 15 इंटू 15, ये हो गया 165, और ये 0 और ये 0 मतलब 0 0, ये पूरे को 56100 को मुझे 111 से डिवाइड करना है, मैं लिख देता हूँ 56100 को 111 से डिवाइड करना है, करूँगा 111 डिवाइड बाई 56100, फर्स्ट टाइम 5 टाइम्स में 555, ये रिमाइंडर 6 आएगा, फिर एक 0 लगाता हूँ, कुछ नहीं जा सकता, तो फिर एक 0 लगा कर यहाँ और एक 0, अभी किस में जाएगा 5 से, 555 रिमाइंडर 45, फिर एक डेसिमल लगा कर एक 0, अब ये किससे 4 में 444 रिमाइंडर फिर से 6, तो ऐसे चलता रहेगा। 505.4 इतना ही लिख लेता हूँ, 505.4 हर्ट्ज, ये इनका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या कह रहे हैं, what is the apparent frequency of second wave coming to the observer after reflection, ये तो दीवार था ना हमारा, तो क्या होगा साउंड वेव यहाँ से निकल कर ऐसे ऐसे करके डायरेक्टली लिसनर के कान में जाएंगे, वो हमने ए में कैलकुलेट किया है। अब कह रहे हैं कि ये साउंड वेव जो यहाँ डायरेक्टली जाएंगे वो नहीं, ये ट्यूनिंग फॉर्क से एक साउंड वेव ऐसे करके जाएंगे, दीवार पे टकराएंगे, और दीवार से टकरा कर फिर वापस ऐसे ऐसे करके लिसनर के पास जाएंगे। अब ये वाले जो साउंड वेव है इनका लिसनर को अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताने का है। तो आप ये सोचिए कि ये सेकंड वाले वेव में सोर्स क्या है, सोर्स तो यही है, लेकिन वो ऐसे जाकर टकरा कर फिर दीवार से वापस साउंड आ रहा है। लिसनर को क्या दिखेगा कि दीवार से साउंड आ रहा है, ना कि यहाँ से। अगर यहाँ से साउंड आ रहा है तो वो तो हमने यहाँ निकाल ही लिया है ए में कि यहाँ से जो डायरेक्ट साउंड है कैसा है। लिसनर को एक रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई देगा जो यहाँ से जाकर दीवार से टकरा कर वापस आएगा। तो मुझे ये दीवार से टकरा कर आने वाले साउंड का अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है बी में। लिसनर को क्या लगेगा कि ये साउंड दीवार से आ रहा है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो सोर्स है ये दीवार की तरफ जा रहा है और दीवार स्टेशनरी खड़ा है, ठीक है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये सोर्स स्टेशनरी खड़ा है और दीवार जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो ऐसे दीवार की तरफ जा रहा है, दीवार स्टेशनरी है। क्या ऐसा सोच सकता हूँ कि दीवार ट्यूनिंग फॉर्क स्टेशनरी है और दीवार जो है वो हमारा फोक की तरफ आ रहा है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे टाइम पास हो रहा है ट्यूनिंग फोर्क और दीवार के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क यहाँ से ऐसे ऐसे करके दीवार की तरफ आ रहा है। तो उससे उल्टा सोच सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क स्टेशनरी है और दीवार ही ट्यूनिंग फॉर्क की तरफ आ रहा है, तब भी तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये सेम सोच सकता हूँ।
तो ऐसे लिसनर को भी लिसनर के लिए भी मैं क्या सोच सकता हूँ कि लिसनर ऐसे ही खड़ा है और जो दीवार है, जो यहाँ पर सोर्स है साउंड का, वो लिसनर की तरफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये अब सोर्स हो गया और ये हमारा लिसनर। बेसिक क्या कहते थे, जो सोर्स जब लिसनर की तरफ आ रहा होता है तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ भी सोर्स जो है लिसनर की तरफ आ रहा है, ये दीवार जो है ये सोर्स है और ये अब लिसनर की तरफ आ रहा है तो हम माइनस लेंगे। उस अंदाज से मैं लिख सकता हूँ कि एन डैश इनका होगा एन वी बाई वी माइनस वी एस। ठीक है, लिसनर अभी भी स्टेशनरी, इसलिए वी एल इक्वल्स टू 0, लेकिन सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर सोर्स क्या है, ये दीवार, और ये दीवार लिसनर की तरफ आ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर होगा 510 इंटू ये 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्यूनिंग फोक दीवार की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ ट्यूनिंग फोक यही है और दीवार खुद 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लिसनर की तरफ जा रहा है। तो इसे लिख सकता हूँ 510 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 327 लिख सकते हैं। इसे अगर मैं काटूँ 3 से 109 और ये 110, फिर से 510 इंटू 110 होगा 56100 डिवाइडेड बाई 109। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, फिर करूँगा 109 डिवाइड बाई 56100 कैसे, 5 टाइम में 545 रिमाइंडर 1660, ये एक 0, फिर 1 टाइम्स 109 रिमाइंडर 51, फिर ये एक 0, फिर 4 टाइम्स ये 36 और ये 4, तो यहाँ पर हो रहा है 4 4 यहाँ पर 7। ठीक है, फिर एक डेसिमल, एक 0, फिर कितने टाइम्स में, ये है 6 टाइम्स में, 6 में है 54 और ये 6, फिर आने हैं 6 यहाँ पर 8, फिर एक 0, फिर एक कुछ टाइम्स में जाएंगे, ये 7 टाइम्स में जाएंगे, ये है 7 और ये 63। तो बेसिकली हमारा आंसर 514.67 है, तो 0.7 लिख लेता हूँ, तो ये हमारा आंसर है इन हर्ज। तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ये इन हर्ज है। तो हमने 2 आंसर निकाल लिया। अब तीसरा क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड। अब ये जो व्यक्ति है इनको तो दोनों साउंड सुनाई दे रहा है, जो सोर्स से डायरेक्टली आ रहा है वो भी सुनाई दे रहा है और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो भी सुनाई दे रहा है। अब इन दोनों को जब एक साथ सुनेंगे तो उनको क्या सुनाई देगा, बीट सुनाई देगा। बीट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये वाला है 514.7 और ये वाले हैं 505.4। अब इनका डिफरेंस क्या है, ये 0.3, ये 9, तो यही है 9.3। तो 9.3 हर्ट्ज का बीट इन्हें सुनाई देगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। अब यहाँ देख लेते हैं, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सोर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू बी डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेशनरी लिसनर एंड हाफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी लिसनर। कहना ये चाह रहे हैं कि सोर्स का वेलोसिटी निकालो, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है, लिसनर जो है वो स्टेशनरी है, लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है, लेकिन एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब है वो डबल है ओरिजिनल का। मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, तो बोल रहे हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है n डैश इज इक्वल्स टू 2n। तब ये वी.एस निकालो कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या है, और जब हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है n डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ n, रियल फ्रीक्वेंसी का हाफ है, तब सोर्स का क्या वेलोसिटी है वो निकालो। हमारा बेसिक क्या पता था कि जब सोर्स और लिसनर दोनों ही ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे तो n डैश होता है n इंटू वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस। ये हमारा बेसिक है।
ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, लिसनर तो अपने जगह पे और सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर n डैश विल बी इक्वल्स टू n v बाई v माइनस वी एस। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोल चुका है फर्स्ट केस में, ये केस ए है, फर्स्ट केस है, यहाँ पर n डैश जो है डबल ऑफ द ओरिजिनल है, तो ये n डैश जो है 2n है, इज इक्वल्स टू n v बाई v माइनस वी एस। v क्या दिया है, v वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, v इज गिवन एज 340 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी यहाँ पुट कर दूंगा। पहले ये n काट देता हूँ, तो हमारा क्या हो गया 2v माइनस 2vs इज इक्वल्स टू v। इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2v, ये v इधर ले आऊँगा, माइनस v इज इक्वल्स टू 2vs। ठीक है, और लिख सकता हूँ कि 2v माइनस v मतलब क्या है, v इक्वल्स टू 2vs। ठीक है, तो यहाँ से vs इज इक्वल्स टू v बाई 2, v कितना है 340 बाई 2 इज इक्वल्स टू 170 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, कि अगर सोर्स 170 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लिसनर की तरफ आएगा तो इनका अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है डबल ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस कि लिसनर की सोर्स कितने स्पीड से लिसनर की तरफ आए ताकि इनका जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ऑफ द रियल फ्रीक्वेंसी हो जाए, ये अब हमें निकालना है। तो इनका कैसे निकालेंगे देखते हैं। इनमें होगा n डैश इज इक्वल्स टू n v बाई v माइनस वी एस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ले रहे हैं, ये इनके तरफ आ रहा है इसलिए माइनस है, क्योंकि जो बेसिक है उनमें भी इनके सोर्स के लिसनर की तरफ आ रहा है, ये सोर्स यहाँ भी लिसनर की तरफ आ रहा है सोर्स, इसलिए माइनस है। n डैश क्या है, हाफ ऑफ n, लिख देते हैं, हाफ ऑफ n इज इक्वल्स टू n v माइनस v बाई v माइनस वी एस। ये हाफ ऑफ ये n काट देते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म इधर और ये 2 इधर, तो v माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 2v। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ये v इधर ही रखते हैं, ये 2v इधर ले आते हैं, तो माइनस 2v इज इक्वल्स टू ये vs इधर ले आते हैं तो इधर ऐसे। इसे लिख सकते हैं v माइनस 2v मतलब माइनस v इज इक्वल्स टू vs, माइनस v इज इक्वल्स टू vs, डैट मीन्स vs इज इक्वल्स टू माइनस v कितना है 340, तो 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा vs है। इसका मतलब ये नेगेटिव में, इसका मतलब कि हमारा सोर्स जो है वो लिसनर से अगर 340 मीटर पर सेकेंड दूर की तरफ अवे की तरफ जाने लगेगा तब हमें ऐसा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो फर्स्ट केस में हमारा लिसनर सोर्स का वेलोसिटी क्या होना चाहिए था, वी एस इक्वल्स टू 170 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द लिसनर, टूवर्ड्स द लिसनर। सेकेंड केस में हमारा क्या होगा, वी एस इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम लिसनर, तब उनको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा डैट विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब यहाँ देख लेते हैं, ये थोड़ी समझने वाली सम्स है। न्यूमेरिकल, अ रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट। ठीक है, तो ये एक स्टेशनरी टारगेट है, मैं पकड़ लेता हूँ, ये टारगेट है, स्टेशनरी है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा। ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट जो है ये मूव कर रहा है स्टेशनरी टारगेट की तरफ एट ए स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाइल मूविंग इट एमिट्स ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ज। तो ये एक फ्रीक्वेंसी भी निकाल रहा है ऑफ 1000 हर्ज वाइल मूविंग, चलते वक्त। सम ऑफ द साउंड रीचेज द टारगेट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द रॉकेट एज एन इको। तो कुछ ये जो साउंड निकाल रहे हैं ना, ये ऐसे जाकर टारगेट में हिट करके रिफ्लेक्ट करके वापस इनके पास आ जा रहा है। ठीक है, रॉकेट के पास आ जा रहा है। क्या लिखा है, सम ऑफ द साउंड रीचिंग द टारगेट
रिफ्लेक्ट्स बैक टू द रॉकेट एज एन इको। ठीक है, तो इनका साउंड ऐसे जा रहा है, वेव, इनका वेव जा रहा है टकरा कर वापस रॉकेट के पास आ जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एज रिफ्लेक्टेड बाई अ रिफ्लेक्टर अटैच टू द टारगेट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एज रिफ्लेक्टेड बाई द रिफ्लेक्टर अटैच टू द टारगेट। इस टारगेट पे जो रिफ्लेक्टर अटैच्ड है वो कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एज रिफ्लेक्टेड बाय द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो रिफ्लेक्टर तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो उसे सुनाई देगा। अब रिफ्लेक्टर के पास क्या पहुंच के आ रहा है, मुझे बेसिकली वो निकालना है। ठीक है, पहले वाले में मैं इतना ही सोचता हूँ। रिफ्लेक्ट, यह पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्टर कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्टर तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो उसे सुनाई देगा, मतलब रिफ्लेक्टर तक पहुंचेगा। अब रिफ्लेक्टर तक क्या पहुंच रहा है, मैं अगर पकड़ूँ कि ये रिफ्लेक्टर नहीं एक लिसनर है, तो इसे क्या सुनाई देगा, वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो 1 में मैं वही निकालूंगा, लेकिन बेसिक को पहले देख लेता हूँ साइड में कि एल एस सोर्स ऐसे जाएगा और लिसनर ऐसे जाएगा, तो हमारा एन डैश होता है एन वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस। ये हमारा बेसिक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा देखते हैं कि हमारा ये टारगेट जो है, जो इन्हें क्या सुनाई दे रहा है, एन डैश इक्वल्स टू एन। क्या ये टारगेट मूव कर रहा है, लिसनर मूव कर रहा है, नहीं, तो ये वी होगा। क्या ये सोर्स मूव कर रहा है, या मूव कर रहा है किस तरफ, लिसनर की तरफ, तो ये हमारा इनके साथ मैच कर रहा है ना, सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रहा है, तो माइनस, तो वी माइनस वी एस ये हो गया। अब कितना फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000। वेलोसिटी कितना है एयर में, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड में ले लेता हूँ 330 यहाँ दिया है, तो 330 मीटर डिवाइडेड बाई 330 माइनस ये कितने वेलोसिटी से ये सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लिसनर, वी एस क्या है 220 मीटर, तो 220 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये 1000 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 330 बाई 220, तो ये 110 है। इसे मैं अगर काटूँ तो ये 1 और 3, तो इट इज़ बेसिकली 3000 हर्ज। तो ये रिफ्लेक्टर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 3000 हर्ज का एक साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमारा नंबर 1 हो गया। नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर अटैच टू द रॉकेट। अच्छा, रिफ्लेक्टर तो बाबा 3000 हर्ज पर सेकेंड रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन क्या रॉकेट को भी वही सुनाई देगा, ये अब क्वेश्चन है। हाँ, अगर रॉकेट स्टेशनरी होता तो रॉकेट को वही सुनाई देता, लेकिन रॉकेट स्टेशनरी नहीं है, साउंड वेव, साउंड ऐसे आ रहा है तो रॉकेट ऐसे जा रहा है। अब रॉकेट को क्या सुनाई देगा, ये हमें से सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर अटैच टू द रॉकेट। तो क्या ऐसे सोच सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब सोर्स कौन है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है रिफ्लेक्टर से, तो अब रिफ्लेक्टर सोर्स है और रॉकेट जो है वो लिसनर है। अब रिफ्लेक्टर तो अपने जगह पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन जो सोर्स है वो जो रिफ्लेक्टर अपने जगह पे खड़ा है, अब ये सोर्स है, लेकिन जो लिसनर है वो रिफ्लेक्टर की तरफ आ रहा है किस स्पीड से, 220 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये लिसनर बन गया, ठीक है, और ये आ रहा है। सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, 3000 हर्ज का एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्टर को क्या लिसनर को क्या सुनाई देगा, जब वो लिसनर 220 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सोर्स की तरफ आ रहा है तो उसे क्या सुनाई देगा। अब मुझे ये निकालना है। तो सेम ये फॉर्मूला पे यूज़ करके लिसनर को क्या सुनाई देगा, लिसनर एन डैश इज इक्वल्स टू एन। अब लिसनर का क्या स्पीड है, सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर का क्या स्पीड है, लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है 220 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे हमने क्या लिखा था बेसिक में कि लिसनर जो है सोर्स से अलग जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है, तब ये v माइनस वी एल, लेकिन यहाँ लिसनर तो सोर्स के नज़दीक आ रहा है, तो v प्लस वी एल डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। अब ये सोर्स क्या है, अब यहाँ पे तो सोर्स मूव ही नहीं कर रहा, ये तो टारगेट जो यहाँ पर रिफ्लेक्टर था ये यही है, यहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा है वेव, कितने वाला, 3000 हर्ज वाला,
अब ये सोर्स बन चुका है और ये लिसनर जो है वो अब सोर्स की तरफ आ रहा है, तो इनका भी वेलोसिटी अब 0 है, तो ये वी एस इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या कर सकते हैं, एन डैश इज इक्वल्स टू, अब ये एन क्या है, ये वाला एन है 3000 वाला, क्योंकि ये 3000 ही ये जो है अब ये सोर्स नया सोर्स 3000 दे रहा है, यहाँ से हमने निकाला ना 3000 दे रहा है, इक्वल्स टू वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर 330 प्लस वी एल क्या है, ये जो लिसनर है वो कितने स्पीड में आ रहे हैं सोर्स की तरफ 220 0, ठीक है 220 डिवाइडेड बाई ये 330। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, ऊपर 3000 नीचे 330 और ऊपर 550, ये कट गया, ये 3 और ये 5 और फिर ये यहाँ 1 और यहाँ 1, ये टोटल 5000 हर्ट्ज। तो अब क्या हो गया हमारे ये यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टर है ये रॉकेट है, रॉकेट को अब 5000 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये रॉकेट खुद निकाल रहा था 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ टारगेट में पहुंचकर उनको टारगेट में सुनाई दे रहा है 3000, और ये 3000 जब फिर रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टर के पास आ रहा, रॉकेट के पास खुद आ रहा है, तो उनको फिर दिख रहा है 5000। मतलब रॉकेट निकाल रहा है 3000 और उनको सुनाई दे रहा है, सॉरी निकाल रहा है 1000 और उसे सुनाई दे रहा है 5000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट।